Good morning students. In this video we will cover some more figures of speech. I have made two videos in which we have completed 18 figures of speech and I am going to start 19 in this video. Euphemism, जो figures of speech या literary device है euphemism. Euphemism is a literary device in which a harsh or hard sounding things is represented with soft sounded words. यानी यूफेमिज्म एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ड या हार्श साउंडिंग वर्ड्स को या एक थिंग को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट साउंडिंग हो. मतलब कोई बहुत बुरी या हार्ड लगने वाली चीज़ को बड़े सॉफ्ट अंदाज में कहा जाता है और ये कहलाता है यूफेमिज्म. एग्जाम्पल से समझेंगे. He has fallen asleep. वह सो गया है. अब जो वह सो गया है वो सोने को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है बल्कि वह मर गया है. मर गया है मतलब डाई होने को हमने, अगर हम किसी को डाई होना या मर जाना कहते हैं तो एक हार्श और हार्ड वॉइस लगती है, लेकिन उसको थोड़ा सा सॉफ्ट वे में कहना कि he has fallen asleep, ये यूफेमिज्म है. ठीक है. इसके आगे देखेंगे. You are telling me a fairy tale. तुम मुझे एक परियों की कहानी सुना रहे हो. यदि हम किसी से बात करते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो तो ये बहुत बुरा और हार्श लगेगा, लेकिन उसको एक अच्छे अंदाज में कहें कि आप तो मुझे एक परियों की कहानी सुना रहे हैं, तो ये यूफेमिज्म मतलब किसी भी हार्ड बात को बड़े सॉफ्ट अंदाज में रिप्रेजेंट करना कहलाता है यूफेमिज्म. ठीक है. नेक्स्ट है क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स क्या है? क्लाइमैक्स इज ए लिटरेरी डिवाइस इन विच द आइडियाज आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस. यानी किसी भी चीज़ को उसके इम्पोर्टेंस के बढ़ते हुए क्रम में रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहलाता है क्लाइमैक्स. जैसे आई केम, आई सा, आई कंक्वेयर्ड. मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया. का मतलब पहले कम इम्पॉर्टेंट चीज़, फिर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फिर सबसे ज़्यादा फाइनली लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को कहना, मतलब एक क्रम बना के कहना, ये कहलाता है क्लाइमैक्स. आगे सेकंड एग्जांपल देखेंगे. टू गॉसिप इज़ ए फॉल्ट. गॉसिप करना मतलब खाली बातें करना एक फॉल्ट हो सकता है. टू लाइक ए क्राइम, और पसंद करना एक क्राइम हो सकता है. टू सिलेंडर ए सिन, और सिलेंडर एक अपराध या पाप हो सकता है. मतलब पहले उसने एक छोटा अपराध की बात की है, एक दोष की बात की है, उसके बाद एक क्राइम और क्राइम के बाद में एक सिन यानी पाप. इम्पोर्टेंस बढ़ते हुए इम्पोर्टेंस में उसने इसको अरेंज किया है, तो यहाँ पर है हमारा क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स का मतलब आप समझ लीजिए कि बॉटम से क्लाइमैक्स यानी पीक की तरफ चढ़ना, और एंटी क्लाइमैक्स ये क्लाइमैक्स का हमारा उल्टा है. एंटी क्लाइमैक्स इज ए लिटरेरी डिवाइस इन विच द आइडियाज आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग इम्पोर्टेंस होना चाहिए था यहाँ पर. इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इम्पोर्टेंस यानी घटते हुए इम्पोर्टेंस के क्रम में जब उसको हम एडजस्ट करते हैं तो वो होता है एंटी क्लाइमैक्स. एग्जाम्पल. एंड दाउ डलहौजी द ग्रेट गॉड ऑफ वार, लेफ्टिनेंट कर्नल टू द अर्ल ऑफ वार. अब क्या बोला है कि डलहौजी एक जो एम्परर रहा है उसके लिए बोला है, पहले तो बोला है कि दाऊ तू डलहौजी द ग्रेट गॉड ऑफ वार. पहले तो उसको इतना इम्पोर्टेंस दे दिया है कि युद्ध का एक बहुत महान देवता बताया है. उसके बाद है लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर उसको लेफ्टिनेंट कर्नल बताया है. मतलब होता तो कर्नल भी एक तरह से कह सकते हैं, ये भी अधिकारी है सेना का, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो
पहले बहुत इंपॉर्टेंट यानी वॉर का देवता बताया और उसके बाद में उसको लेफ्टिनेंट बताया, मतलब इंपॉर्टेंस को घटाते हुए लेकर आए हैं, तो यहाँ ये बनता है एंटी क्लाइमैक्स। सेकंड एग्जाम्पल से समझेंगे, सोल्जर्स फाइट्स फॉर द ग्लोरी, सैनिक गौरव के लिए लड़ते हैं। सैनिक गौरव के लिए लड़ते हैं का मतलब एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसमें छुपा हुआ है कि जो एक सैनिक है वो अपने देश के गौरव के लिए लड़ता है। एंड ए सिलिंग ए डे, और एक दिन एक सिलिंग के लिए लड़ते हैं। सिलिंग एक करेंसी है। जैसे हम कहते हैं कि पहले तो हमने बोल दिया कि सैनिक गौरव के लिए लड़ते हैं और उसके बाद एक सिलिंग के लिए, एक दिन में एक सिलिंग प्राप्त करने के लिए लड़ते हैं। तो यहाँ ना उनकी इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा घटा दिया है कि कुछ पैसों के लिए लड़ रहे हैं। पहले पॉइंट उठाया है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि ग्लोरी के, देश के गौरव के लिए लड़ रहे हैं, उसके बाद में कि एक दिन कुछ पैसे कमाने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये हो गया पहले हाई इम्पोर्टेंस और उसके बाद कम इम्पोर्टेंस, तो ये हो गया हमारा एंटी क्लाइमैक्स। ठीक है। रिटोरिकल क्वेश्चन, रिटोरिकल क्वेश्चंस को रिटोरी भी बोलते हैं। ये है, इट इज़ ए लिटरेरी डिवाइस in which an affirmation is made in the form of interrogation to enhance the effect, but this interrogation does not demand any answer। का मतलब ये है, मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं कि एक पॉजिटिव बात को, एक एफर्मेटिव सेंटेंस को या एक एफर्मेटिव बात को एक इंटेरोगेटिव के अंदाज में कहा जाता है, पूछा जाता है, लेकिन वास्तव में उसका मतलब कोई आंसर चाहना नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझें, एम आई माई ब्रदर्स कीपर, क्या मैं मेरे भाई का कीपर हूँ? कीपर का मतलब जैसे आप कहें कि मैं क्या उसका नौकर हूँ, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं कि मैं उसका नौकर नहीं हूँ। लेकिन इसने कहा क्या है आपने, इंटेरोगेटिव रूप फॉर्म में। आगे देखें, हु डज नॉट नो द नेम ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता। ये सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव में बोला गया है, लेकिन वास्तव में ये इंटेरोगेटिव में नहीं है, बल्कि जो स्पीकर है वो ये कहना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति महात्मा गांधी का नाम जानता है। तो रिटोरिकल क्वेश्चन कहाँ होता है? रिटोरिकल कहीं क्वेश्चन यही वहीं होता है जहाँ पर जो स्पीकर अपनी बात को जो कहना चाहता है उसे इंटेरोगेटिव रूप में कहता है, जबकि वह पूछना नहीं चाहता है वो कुछ भी। जैसे मान के चलिए कि स्टेज पर कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ है और महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहा है, तो वो ये कहेगा कि भाई महात्मा गांधी के बारे में कौन नहीं जानता। तो कौन नहीं जानता का मतलब वो ये कहना चाहता है कि महात्मा गांधी के बारे में सभी लोग जानते हैं, और यही हमारा रिटोरिकल क्वेश्चन या रिटोरी होती है। आगे बढ़ें, लिटोट्स। लिटोट्स क्या है? लिटोट्स इज ए लिटरेरी डिवाइस in which an affirmation is represented by the negation of the opposite। इसमें क्या है, लिटोट्स में क्या होता है कि लिटोट में एक अपनी बात का जो एफर्मेशन करना होता है, मतलब जो अपनी बात कहनी होती है, उसे आप एफर्मेटिव सेंटेंस में ना कहकर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कहते हैं। सॉरी, गलत, इंटेरोगेटिव नहीं बल्कि नेगेटिव सेंटेंस में कहते हैं। जैसे आप कहेंगे, आई एम नॉट ए लिटिल सरप्राइज्ड, आई एम नॉट ए लिटिल सरप्राइज्ड, मैं तनिक भी सरप्राइज्ड नहीं हूं। इसको ना लेके दूसरा एग्जाम्पल समझें, कुछ ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। आई एम ए सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, मैं किसी बुरे सिटी का सिटीजन नहीं हूँ। मैं किसी बुरे सिटी का सिटीजन नहीं हूँ का मतलब मैं भी एक अच्छे सिटी का सिटीजन हूँ। या एक मैं अलग से आपको बताऊँ, अच्छा पहला वाला एग्जाम्पल था इसमें जो मैंने छोड़ दिया, ही इज नॉट ए फूल, वह एक मूर्ख नहीं है। इसका क्या मतलब बनता है? वो ये कहना चाहता है कि मैं भी बुद्धिमान हूँ, मेरे अंदर भी इतनी समझ है, लेकिन ऐसा ना कह के वो कह रहा है कि मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ। तो यही चीज़ें जब हम कहना तो चाहते हैं एफर्मेटिव में
पॉइंट तो हमारा होता है एफर्मेटिव, पॉजिटिव, लेकिन उसको नेगेटिव अंदाज में हम कहते हैं तो वो हमारा लिटोट्स कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट को समझेंगे। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या है? ट्रांसफर्ड माने बदल देना, और एपिथेट का मतलब एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव का स्थान बदल दिया जाता है, मतलब एडजेक्टिव जिस नाउन से पहले लगना चाहिए उस नाउन के साथ ना लगकर किसी और नाउन के साथ एडजेक्टिव लगता है, तब उसको हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। का मतलब जो एपिथेट है, एडजेक्टिव है, वो बदली हुई जगह पर लगा हुआ है। देखें इसे, ट्रांसफर्ड एपिथेट इज ए लिटरेरी डिवाइस इन विच, जिसमें एन एडजेक्टिव इज नॉट यूज्ड विद द वर्ड, एक एडजेक्टिव को उस शब्द के साथ ही प्रयोग नहीं किया जाता है, इट क्वालिफाइज, जिसकी यह विशेषता बताता है, बट इज यूज्ड विद द अदर वर्ड विच इट नेवर कैन क्वालिफाई, यह उसके साथ लगाया जाता है जिसको वो क्वालिफाई नहीं कर रहा है। जैसे कि ही पास्ड, उसने बिताई स्लीपलेस नाइट्स। स्लीपलेस नाइट्स का मतलब बिना नींद की रातें बिताई। तो बिना नींद की जो है वो रातें थोड़ी हैं, बिना नींद का तो वो खुद था। स्लीपलेस पर्सन था, तो पर्सन के साथ स्लीपलेस लगना चाहिए था, लेकिन स्लीपलेस को नाइट के साथ लगाया है। इट मीन्स यहाँ पर जो एडजेक्टिव है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। आगे देखेंगे, लेट अस स्पीक आवर फ्री हार्ट्स टू ईच। लेट अस स्पीक, हमें बोलना चाहिए, आवर फ्री हार्ट्स। फ्री हार्ट्स यानी फ्री हार्ट्स जो है स्वतंत्र हृदय, यहाँ जो फ्री है वो फ्री स्पीक से पहले आना चाहिए, स्पीच से पहले होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हार्ट से पहले फ्री लगाया है, तो ये भी हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट है। आगे देखेंगे, द प्लोमैन होमवर्ड प्लोड्स द, और ये रॉन्ग वर्ड दे दिया यहाँ गलती से, वियरी वे है। वियरी का मतलब है थका हुआ, कि एक जो प्लोमैन है, जो एक किसान है, वो अपना थका हुआ रास्ता तय करता है। मतलब ऐसे मान के चलेंगे, किसान है, अपने खेत में काम करके आया है और वो थका हुआ रास्ता चल रहा है, तो यहाँ क्या कहा है? वियरी वे। तो वियरी वे मतलब थका हुआ रास्ता नहीं है, बल्कि थका हुआ किसान है, फार्मर है, प्लोमैन है। तो यहाँ पर क्या है? ये गलत जगह एक्सप्रेशन तो दे रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर एडजेक्टिव को अलग जगह पर यूज किया गया है, तो इसको बोला जाएगा ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 25। 25 क्या है? मेटोनिमी। मेटोनिमी क्या है? मेटोनिमी इज ए लिटरेरी डिवाइस इन विच एन ऑब्जेक्ट इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाई इट्स रियल नेम बट इज रिप्रेजेंटेड बाई अनदर ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद। मेटोनिमी एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें एक चीज़ को उसके वास्तविक नाम से प्रकट नहीं किया जाता है, बल्कि उसके किसी अन्य संबंधित नाम के साथ प्रकट किया जाता है। मतलब डायरेक्ट उसके नाम से प्रकट ना करके उससे संबंधित किसी और नाम से प्रकट किया जाता है, तब उसको कहते हैं हम मेटोनिमी। जैसे देखेंगे, द वाइट हाउस अनाउंस्ड द लॉकडाउन फॉर ए मंथ। वाइट हाउस ने 1 महीने का लॉकडाउन अनाउंस किया। अब वाइट हाउस तो हमारी बिल्डिंग है, जो अमेरिका की बिल्डिंग है, जो संसद भवन है, वो वाइट हाउस है, तो वो थोड़ी नहीं अनाउंस करेगा, वहाँ का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वही तो अनाउंस करेगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है, उसको हमने प्रेसिडेंट के नाम से ना कहकर हम करें वाइट हाउस ने अनाउंस किया है, तो ये चीज़ बनती है हमारी मेटोनिमी। आगे देखें, पेन इज माइटियर देन द सॉर्ड। कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन यहाँ कलम शक्तिशाली नहीं है, बल्कि कलम की जो लिखने की शक्ति है, जो लिखने की पावर है, वो शक्तिशाली होती है तलवार से। लेकिन यहाँ पेन को जो लिखी हुई बात है, किसी अथॉरिटी के द्वारा लिखी हुई बात है, उस बात को पेन से इंडिकेट किया गया है। ठीक है, आगे देखें, शायद इससे कुछ और समझ पाए।
वी हैव रीड शेक्सपियर, हमने शेक्सपियर को पढ़ लिया है। हमने शेक्सपियर को नहीं पढ़ा है बल्कि शेक्सपियर की किताबों को पढ़ा है, शेक्सपियर के नाटक प्लेस को हमने पढ़ा है। तो हम डायरेक्ट शेक्सपियर के प्ले ना कर कर हम कुछ अलग तरीके से कह रहे हैं कि हमने शेक्सपियर को पढ़ लिया है, दैट इज मेटोनिमी। आगे देखें, इंडिया वॉन द मैच, इंडिया ने मैच जीत लिया है। इंडिया ने नहीं जीता है बल्कि इंडियन टीम ने जीता है। तो हम क्या करें, इंडियन टीम कहना चाहिए था, लेकिन टीम ना कहकर हम केवल डायरेक्टली इंडिया बोल रहे हैं। तो ये हो गया मेटोनिमी। ठीक है, आगे देखते हैं। सिनक डके, सिनक डके क्या होता है? सिनक डके भी लगभग मेटोनिमी के जैसा ही होता है। सिनक डके इज ए लिटरेरी डिवाइस इन विच ए पार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल। इसमें क्या है कि इसमें किसी चीज़ को दर्शाने के लिए उसका नाम या उसका पूरा यूज ना करके बल्कि उसके एक पार्ट को लिया जाता है और उस पार्ट से पूरी चीज़ को, पूरी नाउन को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आई हैव बॉट ए न्यू सेट ऑफ व्हील्स, मैंने व्हील्स का, पहियों का एक नया सेट खरीदा है। अब पहियों का सेट खरीदने का मतलब वो कहना चाहता है मैंने एक कार खरीदी है। तो कार को कार के एक पार्ट यानी व्हील से रिप्रेजेंट किया गया है। का मतलब समझ लें, जब एक पार्ट से उस पूरी चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है तो वहाँ पर बनता है सिनक डके। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, इंडिया हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड, इंडिया के पास खिलाने के लिए बहुत सारे मुंह हैं, माउथ्स हैं। तो यहाँ पर केवल माउथ्स नहीं है बल्कि माउथ्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे व्यक्तियों को, पर्सन्स को, कि इंडिया के पास बहुत सारे लोग हैं जिनको खिलाया जाता है, मतलब खिलाने के लिए, भरण पोषण करने के लिए। तो यहाँ पर लोगों को माउथ से रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब इंसान पूरे एक बॉडी बड़ी होती है लेकिन उसके केवल मुंह से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है भाई, और देख सकते हैं, ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन द क्लास कुड नॉट सोल्व द सम, क्लास में जो सबसे अच्छे ब्रेन्स थे, सबसे अच्छे दिमाग थे, वो भी उस प्रश्न को हल नहीं कर सके। अब यहाँ ब्रेन का मतलब जितने भी अच्छे अच्छे माइंडेड लोग थे, माइंडेड स्टूडेंट थे, वो भी उस प्रश्न को हल नहीं कर सके। लेकिन जो बेस्ट स्टूडेंट्स थे उनको रिप्रेजेंट किया गया है केवल उनके पार्ट यानी बेस्ट ब्रेन से। और क्या होता है सिनक डके, क्या होता है कि जब बड़ी चीज़ को प्रकट करने के लिए केवल उसका एक पार्ट को यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिनक डके। ठीक है, चलो एक लास्ट और है आयरनी। आयरनी क्या होता है? आयरनी इज ए लिटरेरी डिवाइस इन विच द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ दैट विच इज लिटरेरी कन्वेड। आयरनी एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसमें वास्तव में शब्दों का अर्थ कुछ और होता है लेकिन उसका मतलब, वास्तविक मतलब उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं अलग से ले लूँ, मान के चलिए कोई बिल्कुल ऐसा बालक है जो बिल्कुल नहीं पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ता है, और मैं उसको बोल दूं कि यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास। तो ये क्या होगा? ये आयरनी होगी कि मैं कह तो रहा हूँ कि वो बहुत मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय है क्लास का, लेकिन मैं उसको किस अंदाज में कह रहा हूँ? उसका एक मजाक बनाने के अंदाज में। जो लिटरली मतलब जो शाब्दिक अर्थ है, वास्तविक अर्थ उसका बिल्कुल अपोजिट है, ये कहलाता है आयरनी। अब एग्जाम्पल में इसको जो दिया है वो देखें, आई मस्ट बी टॉट माई ड्यूटीज एंड बाई यू, तुम्हारे द्वारा मुझे मेरे कर्तव्य सिखाए जाने चाहिए। जैसे मान के चलो कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और कोई आकर मुझे इंटरप्ट करे कि भाई तुम ऐसे करो, तुम वैसा करो, तो मैं उसको क्या कहूँगा? ओ तुम मेरी कर्तव्य मुझे सिखा दो। तो ये क्या होगा? मैं वास्तव में ये चाहता हूँ कि वो मेरी बात में इंटरफेयर ना करे, लेकिन मैं उस अंदाज में ऐसे कहता हूँ कि ओ आप तो मुझे ड्यूटी बताना सिखा दें। तो ये क्या होगा? आयरनी। मतलब जहाँ शब्द शाब्दिक अर्थ अलग होता है और उसका वास्तविक मीनिंग उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
I hope that you will have understood figures of speech. I will send a link. I will give a link in the description that will take you to the description to all the written text at my website. So if you want to learn it by your own, by your self study, you can click on the link and you go to the page where all these things are in the written form. Okay students, thank you very much. Have a great day.